जय हिंद जय जवाहर दोस्तों, की जरा ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत है। देखो दोस्तों, सब लाइब्रेरी में बैठा बैठा भणता सो पण આપણે जाना हाँ आजकल लोग नेगेटिव बातें ज़्यादा करते हैं। ये कहाँ पढ़ता होगा, ये बाजार में घूमता रहता है, इसकी कहाँ नौकरी लगती होगी, ये बातें करें तो उनको दिखा दो। उनके मुंह पर तमाचा मारना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत ऐसी करनी है कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मेहनत ऐसी होनी चाहिए कि एक दिन गालियों का शोर तालियों की गूंज में बदल जाए। गवर्नमेंट जॉब आपके कदमों में होगी। इसी मोटिवेशन के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। रीट मेंस एग्जाम 2026, सब्जेक्ट है आपका ज्योग्राफी एमसीक्यूज और टॉपिक है आपका जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात के संबंधित जो आपका टॉपिक दे रखा है ज्योग्राफी में। इसका आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वप्रथम भारत में जनगणना का उल्लेख किस काल में मिलता है। सर्वप्रथम भारत में जनगणना का उल्लेख किस काल में मिलता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मौर्य काल में। कब मिलता है? मौर्य काल में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत में जनसंख्या को राज्य सूची के से संवर्धित सूची में कब शामिल किया? किसकी बात कर रहा है? जनसंख्या की। किसकी बात कर रहा है? जनसंख्या की। सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ। भारत में जनसंख्या राज्य सूची से संवर्धित सूची में कब शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको 1974 में क्या किया गया था? राज्य सूची से निकालकर संवर्धित सूची में डाला गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका तीसरा क्वेश्चन, भारत में पहली बार जनगणना कब करवाई गई थी? भारत में पहली बार जनगणना कब कराई गई थी? किसी काल में कराई गई थी बताओ। लॉर्ड मेयो के काल में कराई थी। तो कब क्या थी? मेयो के काल में, लॉर्ड मेयो के काल में करवाई गई थी 1872 में। कब करवाई थी? 1872। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम नियमित और व्यवस्थित जनगणना 1881 में किसने की थी? लॉर्ड रिपन के काल में की थी। ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम जनगणना 1951 में हुई थी और सर्वप्रथम जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत में पहली व्यवस्थित जनगणना कब हुई? भारत में पहली व्यवस्थित जनगणना कब हुई थी बताओ। 1881 में। कब हुई थी? 1881 में। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने पिछले क्वेश्चन में कि भारत की पहली व्यवस्थित जनगणना कब हुई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ। 1881 में। किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए किसका हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब संपन्न हुई? स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब संपन्न हुई थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ। 1951 में। क्या हो जाएगी थी? स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 6.86 करोड़। कितना हो जाएगा? 6.86 करोड़। तो ऑप्शन नंबर क्या है, किसमें बताओ? ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। और भारत में स्थान क्या हो जाएगा बताओ। भारत में स्थान 2011 के अनुसार 8वां स्थान है। वर्तमान कौन सा है? 7वां स्थान। ठीक है। जनगणना की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? 2011 में कितना था? 8वां था। वर्तमान में कितना है? 7वां। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत राजस्थान में निवास करता है? राजस्थान में भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत राजस्थान में निवास करता है? भारत की कुल जनसंख्या का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ। कितना करता है? 5.67%। कितना? 5.67%। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भारत में राजस्थान की कुल जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, और स्वतंत्र भारत में 7वीं जनगणना नारा क्या था बताओ, ये बता दो साथ में। स्वतंत्र भारत में भारत की 7वीं जनगणना कौन सी? 7वीं जनगणना का अनुसार, 7वीं जनगणना के अनुसार नारा क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और थीम क्या थी बताओ? सेंसस ऑफ द स्टेट, बाय द स्टेट और फॉर द स्टेट। ठीक है। राज्य की जनगणना राज्य द्वारा राज्य के लिए। क्या हो जाएगा? थीम क्या हो जाएगी? सेंसस ऑफ द स्टेट, बाय द स्टेट, फॉर द स्टेट। और राज्य हिंदी में क्या हो जाएगा? राज्य की जनगणना राज्य द्वारा राज्य के लिए। ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर 2011 के क्या थी? राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि दर है 2011 में क्या थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 21.3। क्या हो जाएगा? 21.3%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 21.3% क्या हो जाएगी इसकी? 21.3% आपकी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, और इसके अलावा क्या होना चाहिए आपको? इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि इसके अलावा क्या पता होना चाहिए? जनसंख्या वृद्धि दर 2011 में क्या थी? 21.3 थी। ठीक है। और इसके अलावा क्या पता होना चाहिए?
राजस्थान की जनगणना के अलावा दशक की जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान की दशक की जनसंख्या वृद्धि 21.3। भारत में स्थान कौन सा है? 8वां था 2011 के अनुसार। अभी वर्तमान में कितना है? 7वां है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और राजस्थान में जनसंख्या विभाजन का काल कौन सा है? राजस्थान में जनसंख्या विभाजन का काल है 1911 से 1921। विभाजन का काल कौन सा है? विभाजन काल है 1911 से 1921। ये विभाजन काल है। क्या है? विभाजन काल। विभाजन काल है। क्या है? विभाजन काल। और क्या पता होना चाहिए? राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कब हुई थी? 1900 के वर्ष कौन सा जाएगा? 1981। कितना हो जाएगा? 32.97%। ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला वर्ष कौन सा है? 1981। कौन सा है? 1981। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कितना हो जाएगा? 32.97% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राजस्थान का वह जिला जहां जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बाड़मेर। क्या हो जाएगा? बाड़मेर। ऑप्शन नंबर है क्या हो जाएगा? सही आंसर। सर्वाधिक वृद्धि दर कहाँ रही है? बाड़मेर में। कहाँ पर? बाड़मेर में। इसके बाद कहाँ रहेगी? जैसलमेर में। कहाँ पे? जैसलमेर। इसके बाद जोधपुर, इसके बाद बांसवाड़ा। ठीक है। बाड़मेर की कितनी थी बताओ? वृद्धि दर कितनी थी? 32.5। कितनी थी? 32.5%। ठीक है। जैसलमेर की कितनी थी? 31.8। कितनी थी? 31.8। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, न्यूनतम कहाँ रही थी बताओ? न्यूनतम बता दो साथ में। न्यूनतम कहाँ थी? राजस्थान की न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पे रही थी? कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा? श्रीगंगानगर। क्या हो जाएगा? श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर में न्यूनतम है। ये भी याद रखना है आपको। श्रीगंगानगर न्यूनतम है। 10% कितनी है? 10% है। 10% के अलावा और क्या बताओ? 10% कितनी है? 10%। और क्या है? गंगानगर के बाद झुंझुनू में कम है 11.7। सबसे कम कहाँ थी? श्रीगंगानगर में। इसके बाद झुंझुनू में, इसके बाद पाली, फिर बूंदी। ठीक है। 4 ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। 4 आपको जमाने के लिए आ रहा हो कम दे दे तो आपको पता होना चाहिए कि 4 वृद्धि दर वाले कौन से जिले हैं और 4 न्यूनतम वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं। तो सर्वाधिक वृद्धि वाले कौन से हो जाएंगे? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन से हो जाएंगे? श्रीगंगानगर, झुंझुनू, पाली, बूंदी। ठीक है। 4 ऑप्शन मैंने बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राजस्थान की जनसंख्या घनत्व 2011 में कितनी थी? राजस्थान की जनसंख्या घनत्व 2011 में कितना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं? 200। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 11वां, राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? कौन सा हो जाएगा बताओ? सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ रहती है अपने? राजधानी में। कहाँ पर? राजस्थान की राजधानी जयपुर में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? जयपुर। सही आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। कौन सा हो जाएगा? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। ये भी याद रखना है। साथ में बता रहा हूँ न्यूनतम और सर्वाधिक। सर्वाधिक कौन सा हो जाएगा? जयपुर। न्यूनतम कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। ठीक है। याद रहेगा? अच्छे से याद रखना है इसको। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928। कितना है? 928। आपको पता होना चाहिए राजस्थान में लिंगानुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार 928 है। कितना है? 928। ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको बताना है सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है? सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? डूंगरपुर में। कहाँ पर है? कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? डूंगरपुर में। सर्वाधिक में आ जाएगा आपका डूंगरपुर। सर्वाधिक डूंगरपुर सर्वाधिक हो जाएगा। इसके बाद राजसमंद। कौन सा है? राजसमंद क्या हो जाएगा? राजसमंद। इसके बाद क्या हो जाएगा? राजसमंद के बाद पाली। कौन सा है? पाली। इसके बाद क्या हो जाएगा? पाली के बाद प्रतापगढ़। कौन सा? प्रतापगढ़ लास्ट है। सर्वाधिक कहाँ से आ जाएगा? डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़। और न्यूनतम में क्या जाएगा बताओ? न्यूनतम में आ जाएगा आपका धौलपुर। कितना है? 848 है। डूंगरपुर में कितना है? 994 है। ठीक है। 994। सर्वाधिक में डूंगरपुर आ रहा था ना। सर्वाधिक में क्या जाएगा बताओ? सर्वाधिक डूंगरपुर में 900। डूंगरपुर में कितना हो जाएगा? 994। और धौलपुर न्यूनतम क्या जाएगा? न्यूनतम में धौलपुर। न्यूनतम धौलपुर हो जाएगा आपका कितना? 846 कितना आ जाएगा? धौलपुर का। न्यूनतम लिंगानुपात कितना है? धौलपुर का 846। और सर्वाधिक कितना है? डूंगरपुर 994। ठीक है। 1000 पुरुषों के सापेक्ष महिलाओं की संख्या बताता है लिंगानुपात। क्या बताता है? लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? 1000 पुरुषों के सापेक्ष महिलाओं की संख्या। और शहरी लिंगानुपात कितना है? 914। कितना है? शहरी में कितना है? 914। सर्वाधिक टोंक में कितना है? सर्वाधिक टोंक में 985। याद रखना है। न्यूनतम है आपका जैसलमेर में। कितना है? जैसलमेर में आपको 807 है।
और ग्रामीण में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ बताओ? पाली में। कितना है? 1000। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपका। पाली में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? ग्रामीण लिंगानुपात है पाली में आपके। पाली में ग्रामीण लिंगानुपात है। पाली में ग्रामीण में कितना है? सर्वाधिक प्राणी ग्रामीण में कहाँ है? सर्वाधिक यहाँ पे ग्रामीण में है पाली में। पाली डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक 1000 कितना है? 3। 1003 है। कितना है? 1003। 1003 सर्वाधिक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? इंपॉर्टेंट है आपके पाली, सर्वाधिक पाली में है। ठीक है। और क्या होना चाहिए? न्यूनतम कहाँ बताओ? धौलपुर में 841 है ग्रामीण में। और शहरी में सर्वाधिक कहाँ बताओ? टोंक में 985। न्यूनतम कहाँ पर है? जैसलमेर में 807। ठीक है, ये साथ में याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका। अभी बताया मैंने पिछले क्वेश्चन में, राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? कौन सा है? पाली। कौन सा हो गया? सर्वाधिक पूछा आपको, पाली है। न्यूनतम कौन सा जाएगा? धौलपुर। कौन सा जाएगा? धौलपुर 841। सर्वाधिक कहाँ हो जाएगा? पाली में। सर्वाधिक है 1003। 1003 है। कितना है? 1003 है सर्वाधिक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। न्यूनतम हो जाएगा बताओ? धौलपुर न्यूनतम है। न्यूनतम का बताओ? धौलपुर। कितना है? 846। 846 याद रखना है, नहीं 841 है। कितना है? 841 है न्यूनतम। धौलपुर में कितना है? 841। और पाली में कितना है? 1003। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन लिंगानुपात की दृष्टि से। ठीक है, आगे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शहरी लिंगानुपात साथ में बता दो। सर्वाधिक कहाँ पे है? टोंक में। कहाँ पर है? टोंक। और न्यूनतम कहाँ बताओ? जैसलमेर में 807 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2011 के अनुसार शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष राजस्थान में कितना है? 2011 के अनुसार शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष का राजस्थान में कितना है? शिशु पूछा है आपका, राजस्थान में 0 से 6 वर्ष का कितना हो जाएगा बताओ? राजस्थान का, पूरे राजस्थान का पूछा है, 888 है। कितना है? 888 राजस्थान का। ये इसका है राजस्थान का। राजस्थान का कितना है? 888। ठीक है, आपको बताना है सर्वाधिक कहाँ बताओ? सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है आपके बांसवाड़ा में। कितना है? सर्वाधिक है आपके बांसवाड़ा में। सर्वाधिक कहाँ बताओ? सर्वाधिक है आपका बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में सर्वाधिक है। बांसवाड़ा में सर्वाधिक है। न्यूनतम है आपका, न्यूनतम है झुंझुनू। न्यूनतम, न्यूनतम कहाँ बताओ? न्यूनतम है आपके, न्यूनतम है आपके झुंझुनू में। न्यूनतम कहाँ बताओ? झुंझुनू। झुंझुनू, झुंझुनू में न्यूनतम है आपके 837। शिशु लिंगानुपात सबसे न्यूनतम कहाँ बताओ? झुंझुनू में। और सर्वाधिक कहाँ बताओ? बांसवाड़ा में। 934 है बांसवाड़ा का। ये ग्रामीण में भी बांसवाड़ा ही आ गया है। और न्यूनतम में कौन आ जाएगा? झुंझुनू ही आ जाएगा। दोनों में यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका 15, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा जगह बताओ? सर्वाधिक बांसवाड़ा है। कौन सा है? बांसवाड़ा। ग्रामीण में भी और ऐसे देखो तो भी सर्वाधिक किसमें है? बांसवाड़ा ही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, राजस्थान कितनी जगह? 66.1। राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? 66.1। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। कितनी जाएगी साक्षरता दर? सर्वाधिक साक्षरता दर वाला कौन सा है? वृद्धि दर वाला कौन सा था अपने वर्ष? कौन सा था वृद्धि दर वाला? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 66.1 है। कितनी है? 66.1। ऑप्शन नंबर बी में है। किसमें है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सर्वाधिक कहाँ बताओ? पुरुष साक्षरता कितनी है बताओ? पुरुष साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 79। पुरुष का है आपका 79.2%। कितना है? 79.2%। ये पुरुष का है। महिला का कितना हो जाएगा बताओ? महिला के है आपके 52.1। ये इंपॉर्टेंट है, महिला वाला इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना। ठीक है, महिला का साक्षरता दर कितनी है? 52.1 है। और सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ पर है? कोटा में। कहाँ पर है? कोटा में। सर्वाधिक साक्षरता दर कोटा में है। आपको याद रहना चाहिए। सर्वाधिक कहाँ बताओ? कोटा। ओवरऑल पूछ रहा है साक्षरता दर सर्वाधिक राजस्थान में कहाँ पर है? तो कोटा में। कितना परसेंट बताओ? 76.6। कितना है? 76.6%। ठीक है, और न्यूनतम कहाँ बताओ? जालौर में। न्यूनतम है जालौर में आपके, सर्वाधिक के कोटा में। ये इंपॉर्टेंट है, जालौर वाला भी इंपॉर्टेंट है। जालौर वाला इंपॉर्टेंट है, इसको हटाता हूँ मैं। न्यूनतम का बताओ? न्यूनतम कहाँ है? जालौर में। न्यूनतम है आपके जालौर में। न्यूनतम है आपके जालौर में। न्यूनतम, न्यूनतम है आपके, न्यूनतम आपके जालौर में। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? जालौर है। और महिला साक्षरता दर वाला सर्वाधिक कोटा है, न्यून है आपका जालौरी। ठीक है, महिला में कौन है? जालौरी न्यून है। और महिला साक्षरता में सर्वाधिक कोटा जिला है। ठीक है, और पुरुष में सर्वाधिक झुंझुनू आ जाएगा, न्यून आ जाएगा आपका प्रतापगढ़। पुरुष में आपके सर्वाधिक झुंझुनू है, न्यून में हो जाएगा प्रतापगढ़। और महिला में सर्वाधिक कोटा है, न्यून में आपका आ जाएगा जालौर। ठीक है, और ओवरऑल देखा जाए तो सर्वाधिक कोटा में है, इंपॉर्टेंट है, और न्यूनतम जालौर है, इंपॉर्टेंट है। दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों IMP, दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राजस्थान की महिला साक्षरता दर 2011 कितनी थी? राजस्थान की महिला साक्षरता दर 2011 की कितनी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कितनी थी, मैंने अभी थोड़ी देर बताया, थोड़ी देर पहले बताया 52.1%। कितनी है? 52.1%। ऑप्शन नंबर है इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। पुरुष साक्षरता कितनी है बताओ? 79। पुरुष साक्षरता है आपके 79.2%। कितनी है? पुरुष साक्षरता है आपके 79.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राजस्थान की पुरुष साक्षरता दर 2011 की कितनी है? अभी बताया मैंने, कितनी बताओ? 79.2%। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राजस्थान का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? अभी थोड़ी देर पहले बताया राजस्थान का सर्वाधिक ओवरऑल में साक्षर जिला कौन सा है? कोटा है। कौन सा है? कोटा। और न्यूनतम कौन सा जाएगा? जालोर। कौन सा हो जाएगा? जालोर। और महिला में कौन सा जाएगा? न्यूनतम जालोर हो जाएगा और सर्वाधिक कोटा है। ठीक है, महिला में दोनों वही जिले हैं, महिला में दोनों ही जिले साक्षरता दर वाले जो ओवरऑल में हैं वही हैं, कोटा जालोर, कोटा जालोर। ठीक है, महिला साक्षरता दर और ओवरऑल साक्षरता दर वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सही कथन का चयन करना है। सही कथन का चयन, सही विकल्प का चयन करें। आपको दे रखा है 1921 को भारत का जनसंख्या विभाजक वर्ष कहा जाता है। 1921 को कहा जाता है भारत का जनसंख्या विभाजक वर्ष कहा जाता है, मतलब सबसे कम जनसंख्या की वृद्धि हुई थी। ये भी सही है, बात सही है। 1921 क्या आ जाएगा बताओ? विभाजक वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जनसंख्या विभाजक वर्ष कौन सा है? 1921 है। इस वर्ष पहली बार जनसंख्या वृद्धि दर में कमी हुई है। दोनों ही बातें सही हैं। क्या है? दोनों ही बातें सत्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कथन कारण वाला भाई, सही विकल्प का चयन करना है। कथन ए दे रखा है आपको, भारत में जनगणना का कार्य केंद्र सरकार के अधीन होता है। बिल्कुल सही बात है, जनगणना का बात बोल रही है। भारत की जनगणना का कार्य केंद्र सरकार के अधीन होता है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कथन दे रखा, कारण दे रखा, आपने को सही कथन चुनना है। भारत में जनगणना का कार्य केंद्र सरकार के अधीन होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, केंद्र सरकार के अधीन होता है। ऑप्शन नंबर ए तो सही है। कारण दे रखा है, जनगणना संघ सूची का विषय। जनगणना किसके सूची का विषय है? संघ सूची का। बिल्कुल सही बात है, दोनों बातें सही है। अगर जनसंख्या के बारे में पूछता आपने को, जनसंख्या के बारे में दे रखा होता तो जनसंख्या किसका विषय है? समवर्ती सूची। किसका है? समवर्ती सूची। राज्य सूची का था तो वहाँ से निकाल के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस में डाला गया? समवर्ती सूची में डाला गया। तो ये किसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ? दोनों ही सही बातें हैं, आर ए का सही कारण है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिलान करना है दोस्तों। सर्वाधिक मतलब पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। ए का तो ए ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए का ए हो जाएगा। ए का ए हो जाएगा। पहली नियमित जनगणना कब हुई थी बताओ? पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? 1981 में। कब हुई थी? 1900। बी का आ जाएगा आपका 4। ए का 1 है। बी का आपके क्या हो जाएगा? 4। और सी का क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा आपका स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951। 3 का 3 ही हो जाएगा। सी का 3 हो जाएगा। फिर रहा गया 4 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। डी का हो जाएगा आपका, डी का हो जाएगा 2। ठीक है, हो जाएगा। इसमें ऑप्शन में नहीं है कहीं, ये ऑप्शन में नहीं है आपका। 1 हो जाएगा। पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 लॉर्ड मेयो के काल में। पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। जातीय आधारित जनगणना कब हुई थी? 1931 में हुई थी। कब हुई थी? 1931 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कथन देखा आपके 1921 में, कथन देखा 1921 को भारत की जनसंख्या विभाजक वर्ष कहा जाता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये क्वेश्चन कर लिया आपने, ये क्वेश्चन कर लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन जगह मिलान करना है आपको। जनसंख्या विस्फोटक वर्ष दे रखा आपका, कब था बताओ? विभाजक वर्ष था 1921 था विभाजक वर्ष। जनसंख्या विस्फोटक वर्ष कौन सा है? 1981। कौन सा है? 1981। 1 का 1 ही हो जाएगा। क्या जाएगा? 1 का 1 ही हो जाएगा। ठीक है, और 2 का 2 ही हो जाएगा। वर्दी वाला कौन सा हो जाएगा बताओ? न्यूनतम वर्दी दर वाला जिला विभाजक वर्ष 1921। सर्वाधिक वर्दी दशक कौन सा है? 1971 से 1981। और न्यूनतम वर्दी दशक कौन सा जाएगा बताओ? न्यूनतम हो जाएगा 1911 से 1921। 1911 से 1921। 1921 ये हो जाएगा न्यूनतम वृद्धि दशक वाला। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ? सब ABCD ये नहीं है, ये ध्यान रखना है। 1911 से 1921। ABCD का बताओ? ABCD, ए का A, बी का B, C। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सही विकल्प का चयन करना है आपको। सही विकल्प का चयन करना है। कथन दे रखा है, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर जिले में है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक कथन तो सही हो जाएगा। जयपुर की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। बिल्कुल सही बात है। क्या है? जयपुर की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत, शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है सर्वाधिक का बताओ? क्या हो जाएगा? 25 का। 25 का हो जाएगा आपका। दोनों ही सही बात है। ठीक है, शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक कहाँ बताओ? जयपुर का। कहाँ पर है? जयपुर का। दोनों ही बातें सत्य हैं, कारण और दोनों सत्य है और आर ए का सही कारण है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मिलान करना है अपने को। जयपुर स्तंभ ए को स्तंभ 2 से विशेषता दे रखी है, जिला दे रखा है आपको। अब स्तंभ ए में जिला दे रखा है। जयपुर क्या बताओ? जयपुर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है। ऑप्शन ए का तो ए ही हो जाएगा।
ए का 1। बी का क्या हो जाएगा, जैसलमेर में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है 2 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कोटा क्या है बताओ, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत है। कोटा क्या है, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है। और डूंगरपुर क्या है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत। 1 2 3 4 ए बी सी डी का क्या है, 1 2 3 4 कहाँ दिख रहा है, 1 2 3 4 ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर 1 में है आपका आंसर, इसमें है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कथन दे रखा है बाड़मेर जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कथन दे रखा है बाड़मेर जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक पाई गई। सही बात है, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ बताओ, 32.5 कहाँ है, बाड़मेर जिले में। कहाँ पर बताओ, बाड़मेर जिले में। सही बात है, बताया फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में कुछ, जिले का अधिकांश भाग मरुस्थलीय है जहाँ जनसंख्या स्थिर रहती है। बिल्कुल गलत बात है, ये स्थिर थोड़ी रहती है, जनसंख्या कभी स्थिर रही क्या, नहीं रही है। इसका क्या हो जाएगा बताओ, ए सत्य है, आर असत्य है। कारण क्या हो जाएगा, असत्य। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कथन कारण वाला। राजस्थान में 2011 में लिंगानुपात कितना है, 928 है। सही बात है, नहीं सही बात है, ओवरऑल कितना है, 928 है। महिलाओं की संख्या पुरुषों से थोड़ी अधिक थी, क्या सही बात है, नहीं है, गलत बात है ये तो क्या हो जाएगा बताओ, 28 का क्या हो जाएगा, 28 का हो जाएगा आपका ए सत्य है, आर असत्य हो जाएगा। किसमें है ये, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर है। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं आपको, अच्छे लेवल के लग रहे हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने शेयर करना है वीडियो को, ठीक है, और वीडियो को देखते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, स्तंभ दे रखा है ए, स्तंभ बी दे रखा है, इसको मिलान करना है। शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक का बताओ, बांसवाड़ा में बताया था मैंने, अच्छे से बताया था। शिशु वाला क्या हो जाएगा बताओ, शिशु का लिंगानुपात सर्वाधिक है बांसवाड़ा में। न्यूनतम का बताओ, झुंझुनू में। कहाँ बताओ, न्यूनतम का है झुंझुनू। 1 का डी, 1 का 4 किस में है, यहाँ ऑप्शन नंबर डी में ही, 1 में ही है। 1 का क्या हो जाएगा 4। शिशु लिंगानुपात कहाँ बताओ, झुंझुनू में। महिला साक्षरता सर्वाधिक का बताओ, कोटा में है। महिला साक्षरता न्यूनतम का है जालोर में। ओवरऑल भी वैसे ही है, महिला साक्षरता सर्वाधिक का बताओ, कोटा में, कोटा में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हो, ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो होगा, इसकी स्पीड आपको ज़्यादा लग रही है तो भी कम कर सकते हो आपको, और क्वेश्चन जल्दी हो रहे हैं तो इसको पॉज करके आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, वीडियो बड़ा रहता है इसलिए मैंने स्पीड बढ़ा रखी है इसकी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा, कथन ए दे रखा आपको, राजस्थान की महिला साक्षरता दर पुरुषों से कम है। राजस्थान की महिला साक्षरता दर जो है पुरुषों से कम है। सही बात है, सही बात है, पुरुषों से कम है। महिला साक्षरता क्या है राजस्थान में, पुरुषों से कम है। कितनी है, 928 है पर 1000 पुरुषों पर। कारण दे रखा है, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के अवसर सीमित है। सही बात है क्या, सही बात है क्या, आज के संदर्भ में सही बात है क्या, दोनों ही सही बात है, ठीक है, क्या है, दोनों ही सही बात है, दोनों ही बातें क्या है, महिला साक्षरता दर पुरुषों से कम है। सही बात है, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के अवसर सीमित हैं। अब तो फिर भी हालांकि हो गए हैं, उस टाइम पे थोड़े कम थे। तो इसका सही आंसर दोनों क्या हो जाएगा, दोनों ही सही बातें हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, मिलान करना है अपने को, स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलान करो। सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, कोटा है। न्यूनतम साक्षर जिला कौन सा है, जालोर है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, जयपुर है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर। ए बी सी डी, 1 2 3 4 कहाँ बताओ, ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर 1 में ही। ऐसे क्वेश्चन को फटाफट करो, याद होगा फटाफट हो जाएगा, नहीं याद होगा कुछ नहीं याद होगा। जितनी रिवीजन करोगे उतना सरल हो जाएगा आपके लिए मेथड। क्वेश्चन सोल्व करना जितना आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, जितनी ज़्यादा थ्योरी आपने अच्छे से पढ़ रखी होगी इतना जल्दी आपके क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, हड़बड़ाहट नहीं करनी, जल्दबाजी कभी नहीं करनी है क्वेश्चन में। आराम से पढ़ो, आराम से समझो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। मेरे को पता है, मेरे को याद भी है, मैंने टॉपिक अच्छा पढ़ रखा है तो मैं जल्दी से कर रहा हूँ। आपको अच्छे से थ्योरी पढ़नी है, क्या करनी है, आपको अच्छे से थ्योरी पढ़नी है। रिवीजन अच्छे से करो, प्रत्येक 7 दिन में आपका पूरा जीके का रिवीजन हो जाता है। इतना है आपका सिलेबस, ज़्यादा नहीं है। प्रत्येक एक दिन में एक सब्जेक्ट का हो जाता है। जैसे कि आपने ज्योग्राफी पढ़ी, ज्योग्राफी एक दिन में कंप्लीट हो जाती है, रिवीजन करना है। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हो एक दिन करके पढ़ो, एक को खत्म करो दूसरे को पकड़ो। ऐसे नहीं 1 घंटा पढ़ लिया आपने ज्योग्राफी, 1 घंटा पढ़ लिया साइंस, 1 घंटा पढ़ लिया गणित। ऐसे पढ़ोगे तो आपके कभी सिलेक्शन नहीं होगा, कभी सही से रिवीजन भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे ही रिदम में आते तो आप दूसरे सब्जेक्ट पढ़ लेते तो वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, भारत में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। भारत में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, इसका दिवस कब मनाया जाएगा बताओ। भारत में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है आपका 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है, 11 जुलाई। ऑप्शन नंबर ए से क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आपको याद रखना है सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ बताओ शहर, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है अपना, जयपुर है। फिर इसके बाद कौन सा है, जोधपुर है। फिर कौन सा है, कोटा है। फिर कौन सा है, बीकानेर है। फिर कौन सा है, अजमेर है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और आपको यह भी याद रखना है, स्वतंत्रता के पश्चात सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर कब हुई थी, 2011 में। कब हुई थी, 2011 में, स्वतंत्रता के पश्चात, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। और क्या याद रखना आपको, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला वर्ष कौन सा है, 1981 से। कौन सा है, 1981। और न्यूनतम कौन सा हो जाएगा, 1921। ये भी याद रखना साथ में।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कथन दे रखा है राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, 75% से अधिक है। कारण क्या दे रखा है, राज्य में शहरीकरण का स्तर अभी निम्न है। क्या दे रखा है, राज्य में शहरीकरण का स्तर अभी निम्न है। बिल्कुल सही बात है, राज्य में शहरीकरण का स्तर अभी निम्न है। दोनों बातें सत्य है और आर सही कारण क्या है, दोनों सत्य है और आर सही कारण है। ऑप्शन नंबर है क्या आ जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। शहर में कितनी बताओ, शहरी के 24.90%, ठीक है। और ग्रामीण कौन सी है, ग्रामीण कितनी है, 75.10%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मिलान करना स्तंभ ए को स्तंभ बी से। हिंदू जनसंख्या प्रतिशत कितना है बताओ, 88.49%। कितना है, 88.49% है हिंदू जनसंख्या प्रतिशत। एक हाथ एक ही हो जाएगा। मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत आपका 9.02। कितना है, 9.02 हो जाएगा, 9.02। फिर सिख जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, सिख का हो जाएगा आपका 1.27 है। सी का 4 हो जाएगा। डी का जैन जनसंख्या प्रतिशत आपका 0.90%, ठीक है। तो एक ए का ए, बी का बी, सी का डी है, सी का 4 है और डी का है 3। इसमें किसमें बताओ, ऑप्शन नंबर 1 में। किसमें, ऑप्शन नंबर 1 में इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की शहरी जनसंख्या लगभग 24.9 है। क्या सही बात है, शहरी जनसंख्या कितनी है, 24.9। बिल्कुल सही बात है, ये सही बात है, कथन तो सही है। अधिकांश जनसंख्या कृषि आधारित ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। दोनों ही बातें सही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दोनों सत्य है, आर ए का सही कारण है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट एसएसटी रिलेटेड क्वेश्चन है। टॉपिक है आपका कार्यपालिका, इसमें राष्ट्रपति संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। इनको देख लो, एसएसटी वाले। 36वां क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन को बड़ा कर देता है आपका। भारत में राष्ट्रपति का पद स्थापित करने से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। भारत में राष्ट्रपति का पद स्थापित करने से संबंधित प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा, भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। बी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सही विकल्प का चयन करना है। कथन दे रखा है राष्ट्रपति केंद्र की कार्यपालिका का प्रधान होता है। क्या बात सही है क्या, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति क्या होता है, केंद्र की कार्यपालिका का प्रधान होता है वैसा। तो ये तो सही है। कथन क्या है, सही है। कारण दे रखा है संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार। क्या बोला है, 53 के अनुसार बोला है कि संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। 53 क्या बोलता है, केंद्र की संपूर्ण कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ किसके पास होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। तो दोनों ही बातें क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी, हो जाएगी, दोनों बातें सत्य हो जाएगी। कारण क्या हो जाएगा, दोनों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही कारण है। ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा बताओ, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही संयोजन चुनिए। मतलब नीचे दो विकल्प दे रखे हैं, इसको सही से छाटिए और सही कथन का टिक कराइए। अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है बताओ। अनुच्छेद 54 है आपका राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, किससे, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। 38 का ए का हो जाएगा आपका 1, 38 का ए का हो जाएगा 1। 54 किसमें बताओ, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। अनुच्छेद 55 क्या बताओ, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 55 में क्या है, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया। सही बात है, जो किससे होती है बताओ, जो होती है आपके राष्ट्रपति के चुनाव समान आनुपातिक एकल हस्तांतरण संक्रमणीय गुप्त मत पद्धति से होते हैं। चुनाव की प्रक्रिया 2 का क्या हो जाएगा 55। अनुच्छेद 56 क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल। सही बात है, अनुच्छेद 56 किससे है, कार्यकाल से संबंधित है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बात हो जाएगी। और क्या हो जाएगा बताओ, अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ है। 3 और 4 और 4 क्या हो जाएंगे बताओ, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, किसमें है, ए बी सी डी, ए 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर बी में, किसमें, ऑप्शन नंबर बी में इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा बताओ, और क्या चीज़ें आपको याद रखनी इसके अलावा। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई थी। किससे ली गई थी, आयरलैंड से। राष्ट्रपति के चुनाव में सर्वाधिक लोगों की पहली पसंद का उम्मीदवार ही राष्ट्रपति बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। जीतने वाले उम्मीदवार को सर्वाधिक लोगों की पसंद के साथ न्यूनतम वेद मत प्राप्त करना भी अनिवार्य है। ये आपको लैंग्वेज फॉर्म में आपको प्रश्न पूछ सकता है, बड़ा सा एक पेज में आता ना, एक दो प्रश्न आपके पॉलिटी में ऐसे ही आता है कि प्रश्न देख के डर जाएगा सामने वाला कि साला अपना तो होगा ही नहीं। ऐसे प्रश्न देख के अपने को डरना नहीं, ठीक है। तो ये आपको पूछ सकता है कौन सा, राष्ट्रपति के चुनाव में सर्वाधिक लोगों की पहली पसंद का उम्मीदवार क्या होता है, राष्ट्रपति बनता है। और जीतने वाले उम्मीदवार को सर्वाधिक लोगों की पहली पसंद के साथ न्यूनतम वेद मत प्राप्त करना भी अनिवार्य है। दोनों चीज़ें आपके अनिवार्य है राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से ली गई थी, आयरलैंड से ली गई थी, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, मैंने बताई वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंध में निम्नलिखित सही असत्य कथन का, सही असत्य कथन का क्या पूछ रहा है, असत्य कथन का चयन करना है अपने को। तो इसमें तीनों में से कौन सा है, राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित लोकसभा राज्यसभा सदस्यों का मत मूल्य समान होता है। सही बात है, समान होता है। विधानसभा सदस्यों के मत का मूल्य राज्य के सिर्फ मनोनीत सदस्यों की संख्या पर आधारित होता है। ये तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या जाएगा, गलत हो जाएगा।
राष्ट्रपति का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण या मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। ये भी बात सही है, सी भी सही है, ए भी सही है। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग का देखरेख में होता है, बिल्कुल सही बात है, तीनों बातें सही। ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका गलत आंसर, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। असत्य कथन वो एक ही है, तीन तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रपति चुनाव में संबंधित न्यायिक विवादों में संदर्भ में सही है। न्यायिक विवादों के संदर्भ में सही है, मतलब जब राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद हो जाता है और न्यायिक विवादों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है वो पूछा अपने को। राष्ट्रपति चुनाव में संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाए जाते हैं, जैसा कि अनुच्छेद 71 में निर्दिष्ट है। ठीक है, 71 में जो दे रखा है, इसमें प्रावधान किए रखे हैं, इसके अनुसार क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव में संबंधित सभी विवाद होते हैं जो कि सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निपटाए जाते हैं। बात तो सही है, बात तो सही लग रही है, ऑप्शन नंबर एक ही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं अपन, राष्ट्रपति चुनाव में संबंधित विवादों का निपटारा निर्वाचन आयोग के द्वारा बिल्कुल नहीं किया था। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवाद लोकसभा का अध्यक्ष बिल्कुल नहीं किया था। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी किसी भी विवाद को संयुक्त समिति द्वारा, संयुक्त समिति की जांच की संसद की संयुक्त समिति द्वारा किया था, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सही विकल्प का चयन करना है, क्या करना है, सही विकल्प का चयन करना है, सही विकल्प का सिलेक्ट करो। कथन दे रखा, राष्ट्रपति भारत का औपचारिक प्रमुख होता है, सही बात है, परंतु वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री के पास होती है। वास्तविक कार्यपालिका किसकी शक्ति किसके पास होती है, प्रधानमंत्री की, सही बात है एकदम। राष्ट्रपति को सिर्फ विधेयकों पर हस्ताक्षर करने रखा गया अपने इंडिया में, और कोई पावर नहीं थी, सिर्फ प्रधानमंत्री संभालते हैं देश को अपने विचारों पर नशा था, बताना आपको। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कथन तो सही हो जाएगा। राष्ट्रपति अपने सभी कार्य प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। राष्ट्रपति अपने सभी कार्य प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं, बिल्कुल दोनों ही बातें सत्य हैं, क्या है, दोनों ही बातें सत्य हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए का सही कारण है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन सा निर्विरोध रूप से, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एकमात्र निर्विरोध रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति थे। निर्विरोध कौन चुने गए थे, निर्वाचित किए गए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर बी क्या जाएगा इसका सही आंसर होगा। नीलम संजीव रेड्डी क्या कार्य थे, नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध रूप से निर्वाचित किया गया था, ऐसे राष्ट्रपति पहले थे। इसका सही आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और क्या बताना चाहिए आपको, भारत का पहला दलित राष्ट्रपति कौन था, के आर नारायण। कौन थे, के आर नारायण नारायण कौन थे बताओ, एकमात्र मतलब भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे। और क्या बताना चाहिए, भारत की पहली एकमात्र महिला राष्ट्रपति कौन थी बताओ, प्रतिभा सिंह पाटिल। कितनी बार चुनाव लड़ा था उन्होंने, 6 बार, तब जाके एक बार आई थी। और क्या बताना चाहिए, भारत का पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन था, वी गिरी, 1969 में बनाया गया था। ठीक है, ये भी बताना चाहिए। और इसके अलावा क्या रहना चाहिए आपको, सर्वोच्च न्यायालय का एकमात्र न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, कौन थे बताओ, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, कार्यवाहक रूप में इन्होंने काम किया था। और आज तक भारत में 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके, कौन कौन से, बी डी जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और वी गिरी, तीनों कार्यवाहक रह चुके हैं। ये चीज़ें जो बताई मैंने वो आपको नोट कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका मिलान करने वाला, स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलाइए। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन था, वी गिरी। कौन थे, वी गिरी, एक का एक हो जाएगा। प्रथम दलित राष्ट्रपति अभी के आर नारायण। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा पाटिल। पद पर रहते हुए निधन किसका हुआ था, पद पर रहते हुए एकमात्र ऐसे कौन थे बताओ जिसका निधन हो गया था, इसके बदले में वी गिरी थे, क्या हुए थे बताओ, का इसके मतलब पद पर रहते हुए निधन किसका हुआ था, डॉक्टर जाकिर हुसैन का। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए बी सी डी का 1 2 3 4 का बताओ, ए बी सी डी का 1 2 3 4 आपका ऑप्शन नंबर ए में, 43 का क्या हो जाएगा ए, 43 का क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। भाई साहब, निम्नलिखित में कौन सी स्थिति, ऐसी कौन सी सिचुएशन है जो कि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संसद की सलाह को अस्वीकार करने पर, ये तो बिल्कुल नहीं कर सकते, इनके पास शक्ति नहीं है। किसी न्यायिक निर्णय के हस्तक्षेप करने पर, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री की सलाह न मानने पर, ये भी नहीं हो सकता। क्या हो सकता है, संविधान के उल्लंघन के आरोप में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सही विकल्प का चयन करना आपने। कथन दे रखा, महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। सही बात है, क्या क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। यह प्रस्ताव सदन के कुल सदस्यों में 1/4 सदस्यों के समर्थन से प्रस्तुत किया जाता है। कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत पारित किया जाता है। दोनों ही बातें क्या है, सत्य हैं। दोनों ही बातें क्या है, सत्य हैं। तो क्या हो जाएगा, ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए का सही कारण है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति को समयपूर्वक महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाता है। अनुच्छेद कौन सा है, 56, आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति को समयपूर्वक महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। और अनुच्छेद
61 में इसका देखा महाभियोग प्रक्रिया का विवरण, क्या देखा है महाभियोग प्रक्रिया का विवरण उल्लेख इसमें 61 में, अनुच्छेद 61 में महाभियोग प्रक्रिया का विवरण है उल्लेख, ये बताना चाहिए आपको। महाभियोग का प्रस्ताव संसद में पहले किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन प्रस्ताव लाने के लिए कुल सदस्य संख्या का 1/4 समर्थन होना भी जरूरी है, और हटाने के प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना भी देना जरूरी है। ये सब चीजें आपको बता रहा हूँ, आपके स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ सकता है। और राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव संविधान उल्लंघन के आरोप में लाया जा सकता है। और अगर क्या है नेक्स्ट बात क्या बताओ, अगर महाभियोग का प्रस्ताव दोनों ही सदनों में कुल मतदान करने वाली संख्या के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति अपने पद से हट जाता है। आज तक किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ हटाने का प्रस्ताव नहीं लाया गया, ये बातें भी ध्यान रखनी है। और महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई थी, अमेरिका से ली गई थी। और महाभियोग के प्रस्ताव पर संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं किया जा सकता, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के मनोनीत सदस्य की भी भाग लेते हैं, चुनाव में नहीं लेते हैं, लेकिन जब हटाने महाभियोग की प्रक्रिया होती है हटाने के लिए तो उसमें मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो भी भाग लेते हैं, लेकिन विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते। जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो इलेक्ट किए हैं वो भाग नहीं लेते। ये चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत के राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार का होता है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, कौन सा होता है बताओ, प्रत्यक्ष निर्वाचन आयोग, क्या हो जाता है बताओ। इसका सही आंसर हो जाएगा 47 का आपका बी, क्या हो जाएगा अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, क्या हो जाएगा अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अप्रत्यक्ष होता है, अपने जनता के द्वारा थोड़ी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, राष्ट्रपति बनने की अयोग्यता कौन सी नहीं है। अयोग्यता नहीं है, 3 तो होगी इसमें, एक नहीं होगी। लाभ का पद धारण करता है, अयोग्यता है, क्या होता है अयोग्यता है ये। और भारतीय नागरिक न होना, ये भी अयोग्यता है। और मानसिक रूप से अस्वस्थ होना, ये भी अयोग्यता है। संसद का सदस्य न होना, ये अयोग्यता नहीं है, ये योग्यता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 123, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 123, सही आंसर क्या हो जाएगा 123, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। और क्या बताना चाहिए आपको, और क्या बताना चाहिए इसके बारे में, अध्यादेश वाला सही आंसर का इसका हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो इसका अनुच्छेद 123 के तहत। और इसके बारे में अपने को क्या पता होना चाहिए, जब संसद की सत्र नहीं चल रहे होते तो देश में किसी भी कानून की आवश्यकता पड़ जाए तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। ये आपको याद होना चाहिए, ये मैंने बताया वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 50वां, कथन दे रखा है, राष्ट्रपति अध्यादेश केवल तब जारी करता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है। राष्ट्रपति अध्यादेश केवल तब जारी करता है जब संसद का जो सत्र होते हैं पार्लियामेंट में वो नहीं चल रहे होते हैं। तो दोनों ये बता सकते हैं। और क्या है, कारण दे रखा आपको, अध्यादेश का उद्देश्य ऐसी स्थिति में तत्काल कानून बनाना होता है जब संसद बैठक में न हो। दोनों ही बातें क्या हैं, सत्य हैं। ए आर दोनों सत्य हैं, आर एक आर सही कारण है, ए आर दोनों क्या है सही कारण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सत्र बुलाता है, स्थगित करता है तथा लोकसभा को भंग कर सकता है। यह शक्ति किस श्रेणी में आती है बताओ। राष्ट्रपति के संसद में दोनों सदनों को सत्र बुलाता है, स्थगित करता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। यह शक्ति किस श्रेणी की है, न्यायिक शक्ति है, विधायी शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है, आपातकालीन शक्ति है, कौन सी शक्ति है इसके पास। इक्यावन क्या हो जाएगा बताओ, इक्यावन का हो जाएगा आपका विधायी शक्ति, कौन सी है विधायी शक्ति। राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्ति है, ये विधायी शक्ति है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, मिलान करने वाला, स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलाना है। अनुच्छेद 111 विधेयकों पर स्वीकृति, क्या बताओ 12 का क्या हो जाएगा बताओ, 52 का हो जाएगा आपका 1 का 1। अनुच्छेद 111 क्या है, विधेयकों पर स्वीकृति की शक्ति है, 1 का 1 हो जाएगा। अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन हो सकता है। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद के तहत होता है, 280। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि पर नियंत्रण होता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ए बी सी डी का 1 2 3 4 कहाँ बताओ, ऑप्शन नंबर बी में क्या है, ऑप्शन नंबर बी से क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत में अब तक राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल कितनी बार घोषित किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा आज तक कभी नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा। नेशनल इमरजेंसी अब तक कितनी बार लगी है, 3 बार लगी, कितनी बार 3 बार। पहली बार कब लगी थी 1962 में चीन के द्वारा आक्रमण करने पर, पीएम कौन था उस टाइम, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1971 में कब लगी दूसरी बार कब लगी थी, पाकिस्तान के द्वारा आक्रमण इंदिरा गांधी के टाइम पर, वी गिरी थे राष्ट्रपति। और तीसरी बार कब लगा था 1975 में, कब लगा था 1975 तीसरी बार लगा था, आंतरिक अशांति के रूप में इंदिरा गांधी के टाइम पर। इस टाइम कौन था बताओ, राष्ट्रपति कौन था, फखरुद्दीन अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 54वां, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत निम्न में से कौन से मूल अधिकार निलंबित किए जाते हैं। 20 और 21 कब किए जाते हैं, राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी लगती है तब कौन कौन से मूल अधिकार
निलंबित कर दिए जाते हैं? 20 और 21। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 54 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा बताओ? नेक्स्ट हो जाएगा आपका 55 का। सही कथन, सही विकल्प का चयन करना है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल कैबिनेट में की लिखित सलाह पर की जाती है। किस पर? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल कैबिनेट की लिखित सलाह पर की जाती है। सही बात है क्या? 55 का क्या हो जाएगा? सही बात है। और 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति अपनी विवेकाधीन शक्ति से आपातकाल नहीं लगा सकता। दोनों ही सही बात है। दोनों ही क्या बताओ? सही बात है। दोनों ही क्या बात? सही बात है। ए आर दोनों सत्य है और आर ए का सही कारण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अब तक भारत में कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 द्वारा लगाया गया है? राष्ट्रीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद में? 352 में। कितनी बार लगाया? अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, 3 बार। कितनी बार लगाया? 3 बार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी। 3 बार लगाया, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ? सही विकल्प का चयन करना है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की विधानसभा भंग की जहाँ नहीं की जा सकती है। ये तो गलत हो गया। राष्ट्रपति शासन लगने पर राज्य की कार्यपालिका विधायिका की संयुक्तियाँ राष्ट्रपति के दिन आ सकती है। बिल्कुल सही बात है। ये आर तो क्या है बताओ? ए तो असत्य है, आर सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर उत्पन्न होती है? कौन सी स्थिति राष्ट्रपति का जब पद खाली हो जाता है तो उत्पन्न होती है? उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है। क्या होता है बताओ? उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है। प्रधानमंत्री स्वतः कार्यपालक राष्ट्रपति नहीं बन सकता। लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति नहीं संभालता। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्य करता है, मुख्य न्यायाधीश करता है। कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश, जो कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ? ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सही विकल्प का चयन करना है। महाभियोग के लिए संसद में 2/3 बहुमत आवश्यक। महाभियोग के लिए बहुमत आवश्यक है। महाभियोग के लिए क्या जाएगा बताओ? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 50 का क्या हो जाएगा? 59 का हो जाएगा आपका। सही बात है, बहुमत आवश्यक है। यहाँ राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आरोप में हटाने की प्रक्रिया क्या है? महाभियोग के लिए संसद में 2/3 बहुमत आवश्यक है। सही बात है। और यहाँ राष्ट्रपति के संविधान के उल्लंघन के आरोप में हटाने की प्रक्रिया, दोनों ही बातें सत्य हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही आंसर। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना अपने। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।